अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो कैसे आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे, आफियत से होंगे। तो हमने पिछली बार वेक्टर्स का पार्ट वन आपके साथ डिस्कस किया था। तो उम्मीद है आपने पार्ट वन को एंजॉय किया होगा, आपने सारे कॉन्सेप्ट्स को आपने लिखा होगा, नोट किया होगा। तो आज हमारा वेक्टर्स का पार्ट नंबर टू है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं पार्ट नंबर टू में हमने कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं। तो और जो क्वेश्चंस बच जाएंगे, क्वेश्चंस तो मैं इन सेशंस में नहीं दूंगा, मैं कोशिश करूंगा आज का लेक्चर मैं इसी में वाइंड अप करने की कोशिश करूंगा कि जितने भी कॉन्सेप्ट्स है वेक्टर्स के बारे में जो हमें यूज हो जाएंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, वो सारे के सारे मैं इसी में बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, बट स्टिल अगर कोई पॉइंट रह भी गया तो वो मैं तो भी कवर करवाऊंगा अपने एमसीक्यू सीरीज में। तो अगर वो सब्सक्राइब नहीं किया मेरी चैनल, वहां पे आपको सारे क्वेश्चंस मैं वेक्टर्स के करवा दूंगा। मोमिन मजीद एक चैनल है मेरी, तो वहां पे आप जा सकते हैं। वहां आपके स्टैटिस्टिक्स के एमसीक्यूज मिलेंगे और मैथमेटिक्स के भी एमसीक्यूज, जितना भी हमने पढ़ा वहां पे आपको सारा मिल जाएगा। तो चलिए, पिछले लेक्चर में हमने सारा पढ़ा था टाइप्स ऑफ वेक्टर्स के बारे में, सारा हमने पढ़ा था। फिर पढ़ा था एडिशन ऑफ वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय स्केलर। आज हमारे पास कुछ और कॉन्सेप्ट्स है, देखते हैं ये क्या है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज। तो मान लेते हैं हमारे पास एक ओपी पोजीशन वेक्टर है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बोला था पोजीशन वेक्टर क्या होता है। ठीक है, लेट सपोज इस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स है, ये स्पेस में है। लेट सपोज ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। लेट सपोज इस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स है एक्स वाई एंड जेड। अगर ये ओपी वेक्टर है, ठीक है, इट्स ए वेक्टर, मैंने बोला है अगर आप ओरिजिन से किसी भी पॉइंट तक आप कोई भी वेक्टर बनाओगे वो आपका पोजीशन वेक्टर बनेगा। अगर आप देखेंगे ये एक्स एक्सिस के साथ यहां से मैंने बनाया है, ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है? अल्फा। तो इट मेक्स एन अल्फा विद द एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस की ये आपकी बेटा वाई एक्सिस आपकी यहां से मैंने बना दी है, लेकिन हम वाई एक्सिस यहां से बना देंगे। तो ये मेरी लेट सपोज वाई एक्सिस है। ठीक है, तो मान लेते हैं ये हमारे पास बेटा ये वाई एक्सिस है और ये हमारे पास जेड एक्सिस है। ठीक है, तो अब मुझे बता दीजिए आप, ये हमारे पास एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। आप बताओ ये कितना बनाता है एक्स एक्सिस के साथ? अल्फा एंगल। और वाई एक्सिस यहां से है, इसके साथ कितना एंगल बनाता है? ये दिखाया है मैंने, बीटा एंगल। और जेड एक्सिस के साथ कितना बनाता है? गामा एंगल। ठीक है, इसको बोलते हैं गामा। और अगर इन एंगल्स को बोला जाता है, ये जो अल्फा बीटा गामा है, इनको बोलते हैं हम डायरेक्शन एंगल्स। इनको क्या बोलते हैं हम? डायरेक्शन एंगल्स। और ये जो आपके पास अगर आप इनके कॉस लोगे, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, इनको बोलते हैं हम डायरेक्शन कोसाइंस। यही होते हैं हमारे डायरेक्शन कोसाइंस। अब चलते हैं हम आगे। ये जो आपके पास अल्फा बीटा गामा होता है, इनको हम क्या बोलते हैं? डायरेक्शन एंगल्स। ये मैंने बोला। ये जो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, हम कॉस अल्फा को रिप्रेजेंट करते हैं एल से, कॉस बीटा को एम से और कॉस गामा को एन से। अब देखिए, लेट अस सपोज जो हमारे पास ये ओपी वेक्टर था, ठीक है, जो हमारे पास ये ओपी वेक्टर था, लेट सपोज उसका जो मैग्नीट्यूड है वो हमने आर के बराबर रख लिया। ठीक है, वो हमने किसके बराबर रख लिया? आर के बराबर। अगर आप यहां पे देखेंगे, ये जो फिगर है मेरे पास, यहां पे मैं अगर बहुत सारे ट्रायंगल्स लूंगा ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से, मुझे कॉस अल्फा आ जाएगा बराबर एक्स बाई मॉड आर, एंड कॉस बीटा आ जाएगा वाई बाई मॉड आर, एंड कॉस गामा आएगा जेड बाई मॉड आर। अब देखिए, कॉस अल्फा किसके बराबर है? कॉस अल्फा होता है एल के बराबर, कॉस बीटा एम के बराबर, एंड कॉस गामा एन के बराबर। अब यहां से मैं एक्स निकाल सकता हूं, तो एक्स किसके बराबर आएगा? एल आर। वाई किसके बराबर आएगा? एम आर। जेड किसके बराबर है? एन आर। ये जो एल आर, एम आर और एन आर है, इन्हीं को बोला जाता है डायरेक्शनल रेशियोज। इनको बोला जाता है डायरेक्शन रेशियोज। तो इसका मतलब याद रखना आपको, ये जो एल, एम और एन है, ये क्या होते हैं आपके पास? ये आपके पास डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। और ये जो एल आर, एम आर और एन आर है, ठीक है, इनको हम डिनोट करते हैं ए बी सी से। मैंने अगले स्लाइड में लिखा हुआ है, एल आर को ए से डिनोट करते हैं, एम आर को बी से, एन आर को सी से। इनको हम बोलते हैं डायरेक्शन रेशियोज। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालने की कोशिश करेंगे इस ओपी का, वो क्या आएगा? इसका एक्स कोऑर्डिनेट एक्स है, एक्स कोऑर्डिनेट एक्स है, वाई कोऑर्डिनेट वाई है, जेड कोऑर्डिनेट जेड है। ये हमें आज पढ़ना भी है। जो इसका ये आएगा मैग्नीट्यूड, वो आएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। देखिए, अब हमने अभी बोला चूंकि x इसके बराबर है, आप जब पीछे स्लाइड देखेंगे, x बराबर है एल आर के, y बराबर है एम आर के, z बराबर है एन आर के, लेकिन एल आर खुद बराबर है ए के,
ये बराबर है बी के और ये बराबर है सी के। इसका मतलब मैं x के बदले a लिख सकता हूँ, y के बदले b लिख सकता हूँ, z के बदले c लिख सकता हूँ। तो वही मैंने यहाँ पे लिखने की कोशिश की। तो मॉड ऑफ r जो है वो बेटा वो आएगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब एक नोट लिख लीजिए, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर जो होता है ना, यानी डायरेक्शनल कोसाइंस के स्क्वायर्स का सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डायरेक्शनल कोसाइंस, दैट्स ऑलवेज इक्वल टू 1। मगर इसका मतलब ये नहीं कि डायरेक्शनल रेशियोज के भी स्क्वायर्स का सम 1 के बराबर होगा, हरगिज नहीं। अब बेटा मैंने क्या किया है काम, ये जो आपके पास कॉस अल्फा था, अब देखिए कॉस अल्फा किसके बराबर था, कॉस अल्फा था बराबर x बाई मॉड आर, कॉस बीटा था बराबर y बाई मॉड आर, इसी तरह वो था z बाई मॉड आर। अगर मैंने कॉस अल्फा यहां पे लिया, x किसके बराबर है a के, मैंने आपको अभी बोला x बराबर है a के, आप पिछली स्लाइड देख सकते हैं। यहां पे मैंने आपको बोला हुआ है कि x जो है वो a के बराबर है, तो फिर मैं कह सकता हूं जो कॉस अल्फा होगा ये होगा a बाई अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। कॉस बीटा होगा b डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एंड कॉस गामा होगा c डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब बहुत ही सिंपल मैं अब बनाने वाला हूं आपके लिए। सर ये जो आपके पास डायरेक्शन आपने बोला कि ये जो एल आर है, एम आर है और एन आर है, ये क्या है, डायरेक्शन रेशियोज। क्या आपको नहीं लगता यही डायरेक्शन रेशियोज एक्चुअली कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स है? तो इसका मतलब हमेशा याद रखना, जो आपके पास डायरेक्शनल रेशियोज होते हैं दे ऑलवेज रिप्रेजेंट कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट। ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, कोऑर्डिनेट्स, यानी एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट्स ही रिप्रेजेंट हुई, असल में कोऑर्डिनेट्स ही होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास सबसे पहला टॉपिक था। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे जो हमारा होगा, दैट इज सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला हमें क्या बोलती है, इसको भी पढ़ लेते हैं। देखिए हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला क्या बोलती है। सेक्शन फॉर्मूला बोलती है, लेट अस सपोज हमारे पास, मान लेते हैं ये हमारे पास ओरिजिन है, ये कुछ इस तरह है। ठीक है, ये मान लेते हैं ओरिजिन है। मान लो बेटा यहां पे एक वेक्टर है ऐसे बी, ठीक है, ये ओ बी वेक्टर है। ठीक है, लेट सपोज ये बी वेक्टर है। लेट सपोज मान लेते हैं बेटा यहां पे मेरा दूसरा वेक्टर है ऐसे, ये पोजीशन वेक्टर्स है, लेट सपोज ओ सी, दैट इज सी वेक्टर। मान लेते हैं आपके पास दूसरा एक वेक्टर है, मान लेते हैं वो ऐसे कुछ है। ठीक है, ये आपके पास है लेट सपोज ए ओ ए। ठीक है, या अगर मैं थोड़ी डायग्राम बड़ी बनाऊंगा, आपको थोड़ा अगर कंफ्यूजन इसमें होगा तो मैं थोड़ा डायग्राम इसमें बड़ी भी बना सकता हूं। तो आप देख सकते हैं, लेट सपोज मैं यहाँ पे कोशिश करूंगा इसको बनाने की। ये आपके पास O है। ठीक है, लेट सपोज मैं यहाँ पे B बनाऊंगा। ठीक है, लेट सपोज मैं यहाँ पे C बनाने की कोशिश करूंगा। ये OB है, ये OC है। तो लेट सपोज मैं यहाँ पे OA दिखाने की कोशिश करूंगा। अब क्या करेंगे काम, इनको हम ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा B वेक्टर हो गया, ये हमारा C वेक्टर हो गया, ये हमारा A वेक्टर हो गया। ये हमारे पास एक्चुअली ये जो AB थी हमारे पास, ये एक लाइन थी। AB हमारे पास एक लाइन थी। लेट सपोज ये जो AB लाइन है, C पॉइंट इस AB लाइन को डिवाइड करता है इन द रेशियो m/n। बेटा ये 10th का टॉपिक है, सेक्शन फॉर्मूला है कि ये जो C पॉइंट है, हमारे पास AB एक लाइन थी, हमारे पास AB एक लाइन थी, हमने उसके पोजीशन वेक्टर्स ढूंढे B और A, और लेट्स सपोज एक पॉइंट C है, वो इसको डिवाइड करता है इन द रेशियो m/n। फिर क्या बोलता है, फिर ये जो OC वेक्टर होगा, कौन सा वेक्टर, OC वेक्टर। लेकिन अब मसला है, एक डिवीजन होता है इंटरनल डिवीजन, इंटरनल डिवीजन होता है वैसे ही जैसे मैंने आपको दिखाया, ये जो डिवीजन मैंने आपको पढ़ाया, ऐसे अगर डिवीजन होगा सीधे इंटरनली डिवीजन होगा। मिसाल अगर हमारे पास AB लाइन है, इसको यहां पर एक पॉइंट C होगा जो इसको डिवाइड करेगा m/n में, यानी AC बाई CB जो होगा, यानी AC बाई CB जो होगा बेटा वो होगा बराबर m/n। अगर आपके पास ऐसा है तो इस वाले रेशो, क्योंकि यहाँ पे जो पॉइंट है ना वो इंटरनल इसको डिवाइड करता है, तो यहाँ पे इस डिवीजन को बोलते हैं इंटरनल डिवीजन। और बोलता है फिर सेक्शन फॉर्मूला कि जो ये C होगा, इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा, इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा दैट इज गिवन बाय, सो मैं यहाँ पे लिखूंगा द पोजीशन वेक्टर इज गिवन बाय OC। सो OC वेक्टर इज गिवन बाय MB वेक्टर प्लस NA वेक्टर डिवाइडेड बाय M प्लस N। ये हो गया, मगर कब, जब आपके पास एक इंटरनल डिवीजन होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं अगर हमारे पास होगा एक्सटर्नल डिवीजन। सर एक्सटर्नल डिवीजन क्या होता है वो भी देख लेते हैं। मान लेते हैं अब हमारे पास क्या है बेटा, लेट सपोज दिस इज अवर लाइन, दिस इज अवर लाइन AB। ठीक है,
अब हमारे पास एक पॉइंट है, लेट सपोज ये बी नहीं है, लेट सपोज हम काम करते हैं, यहां पे हमारा बी है, ठीक है, और ये हमारा सी पॉइंट है। अब सी पॉइंट इस ए बी को डिवाइड करता है इन द रेशियो एम इज टू एन, मगर एक्सटर्नली। सर वो कैसे आएगा? देखिए मान लेते हैं ये, अगर इससे जैसे इससे पहले लिया था ना हमने रेशियो, बिल्कुल वैसे ही लेना था। कैसे? जैसे हमने इससे पहले लिया ए सी बाई सी बी, तो यहां पर भी लेना है। तो ए सी आपको लेना है यहां पे एम, सी बी लेना है आपको एन। तो इस ये वाला रेशियो आप देखिए, सी पॉइंट जो डिवाइड करता है यहां पे इसको, ये एक्सटर्नली करता है, ए बी के बाहर करता है इसको डिवाइड। तो फिर बोलता है, अगर हम इसको डायग्राम से आप बनाएंगे प्रॉपरली, तो अगर ये हमारे पास लेट सपोज ओ ए होगा, इसका पोजीशन वेक्टर ए होगा, तो बी का पोजीशन वेक्टर लेट सपोज हम रखते हैं बी वेक्टर, और इस ओ सी का पोजीशन वेक्टर रखते हैं सी वेक्टर। फिर बोलता है ये जो आपके पास ओ सी पोजीशन वेक्टर होगा, ये होगा बराबर एम बी वेक्टर। अब सारा सेम है लेकिन यहां पे माइनस आएगा, माइनस एन ए वेक्टर डिवाइडेड बाय एम माइनस एन। तो ये आपके पास कौन सा डिवीजन हो गया? इसको बोलते हैं एक्सटर्नल डिवीजन। क्लियर है बेटा? इसको क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल डिवीजन। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो हमारा है, अभी मैं खाली टॉपिक्स बता रहा हूं, कॉन्सेप्ट्स बता रहा हूं, जो भी इसमें कॉन्सेप्ट्स है, ठीक है। ये हमने क्या पढ़ा? सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या बोलता है? अगर हमारे पास एक लाइन है, उसको एक पॉइंट डिवाइड करता है, जैसे यहाँ पे ए बी लाइन थी, इसको पॉइंट सी डिवाइड करता है इन द रेशियो एम इज टू एन, ठीक है, एम इज टू एन। इसका मतलब ए सी बाई सी बी आएगा बराबर एम बाई एन। तो फिर बोलता है सेक्शन फॉर्मूला, ये जो ओ सी होगा, ओ सी वेक्टर पोजिशन वेक्टर, इस ये होगा बराबर एम बी वेक्टर, ये आप देख लीजिए यहां पे एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर डिवाइडेड बाय एम प्लस एन। एक्सटर्नल डिवीजन क्या होता है? अगर आपके पास एक पॉइंट है जो इस ए बी को डिवाइड करता है एक्सटर्नली, ए बी के अंदर नहीं कर रहा है, बाहर से कर रहा है, दैट मींस ए सी बाई सी बी अब होगा यहाँ पे एम बाई एन, ठीक है। तो यहाँ पे ए सी बाई सी बी जो होगा अब वो होगा एम बाई एन, मैंने यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पे इस डायग्राम को बोलते हैं, अगर ऐसी आपकी डायग्राम है, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल डिवीजन। तो जो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स सॉरी ये पोजीशन वेक्टर होगा, दैट इज गिवन बाय एम बी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर डिवाइडेड बाय एम माइनस एन, ठीक है। अब इसके बाद आ जाते हैं हम, जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा, अब हमारे पास हो जाएगा कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देखिए। कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इन 3D, यानी 3 डायमेंशंस में। मिसाल के तौर पर मैं बात कर लेता हूं, लेट सपोज ये हमारे पास, लेट सपोज बेटा ये हमारे पास 3 डायमेंशनल एक्स कोऑर्डिनेट एक्सिस है। लेट सपोज दिस इज ओवर एक्स, क्लियर। तो ये हमारा y हो गया और ये हमारा z हो गया, ठीक है। लेट सपोज मेरे पास एक पॉइंट है P, इसके कोऑर्डिनेट है x, y, z, ठीक है। हम बोलते हैं इसको हम कंपोनेंट्स में हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। अगर हमारे पास ये ओपी वेक्टर है ना, ओपी वेक्टर अच्छे से देख लेना, इस ओपी वेक्टर को बेटा मैं लिख सकता हूं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब आप मुझे बोलोगे सर ये आई कैप क्या है? आई कैप जो बेटा है, इट इज अ यूनिट वेक्टर, इट इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। अब आप बोलोगे सर ये जे वेक्टर क्या, जे कैप क्या है? इट इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग, इसको मैं कह सकता हूं इट इज माय यूनिट वेक्टर अलोंग विच एक्सिस? अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है। और के कैप होता है, इट इज अ यूनिट वेक्टर, मैंने आपको पढ़ाया है यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जो आपको क्या देता है? डायरेक्शन देता है। सो के कैप इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस, ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। तो आपको कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इन 3 डायमेंशनल बोलता है। अगर आपको तो 2 ही डायमेंशन हो गए, इसका मतलब आपको दोनों में तीनों में से कोई एक आपको कैंसिल करना पड़ेगा, जो उसमें नहीं होगा। लेट्स सपोज अगर इसमें एक्स और वाई है, जेड नहीं है, 2 डायमेंशन में है, तो आपको ये जेड के कैप फिर नहीं लिखना है, ठीक है। अब ये क्या होता है, ये जो आई कैप, जे कैप और के कैप, देखिए ये कंपोनेंट फॉर्म है। देखो असल में क्या होता है काम, ये बोलता है मैं इसको कंपोनेंट्स में लिखूंगा, इसका एक्स एक्सिस की तरफ कितना कंपोनेंट है। देखो अगर आपके पास एक ओपी वेक्टर है, दिस इज माय ओपी वेक्टर, हम इसको कंपोनेंट्स में ब्रेक करेंगे, इसका एक्स की तरफ कितना कंपोनेंट है, वाई एक्सिस की तरफ कितना कंपोनेंट है। तो खुद से बता रहा है इसका एक्स एक्सिस की तरफ एक्स कंपोनेंट है, मैग्नीट्यूड, मगर डायरेक्शन कितनी होगी? जो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन होगी, और एक्स एक्सिस की डायरेक्शन हम आई कैप से दिखाते हैं, वाई एक्सिस की डायरेक्शन हम जे कैप से दिखाते हैं, ठीक है।
आई एक्स एक्सिस की किससे दिखाते हैं, आई कैप, और जेड एक्सिस की दिखाते हैं के कैप से। तो हम बोलते हैं हम वेक्टर को ब्रेक कर सकते हैं इन कंपोनेंट्स, इसको कंपोनेंट्स में लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब आज से आप याद रखोगे, कोई भी वेक्टर हम उसको लिख सकते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब मसला यहाँ पे दूसरा बन जाएगा, सर अगर हमारे पास ऐसा कुछ होगा, लेट सपोज ये मेरे पास होगा, ये हमारे पास पॉइंट ए है, इसके कोऑर्डिनेट है x1, y1, z1। ये मेरे पास बी पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट है x2, y2, z2। अब अगर आपको कोई पूछेगा ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किसके बराबर होगा, लेट सपोज ए बी वो पूछेगा, पता है आपको कैसे लिखना है। ए बी जो होता है ना बेटा, असल में अगर मैं इसका पोजीशन वेक्टर बनाऊंगा, दिस इज माई ओ ए एंड दिस इज माई ओ बी, ये होता है एक्चुअली बराबर ओ बी माइनस ओ ए। पोजीशन वेक्टर ऑफ लास्ट वाला यानी बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ये मैं सारे कॉन्सेप्ट जो बता रहा हूं ये हमें सारे यूज करने हैं क्वेश्चंस में। तो चलिए ओ बी, पता है बेटा ओ बी किसके बराबर आएगा, ओ बी आ जाएगा बराबर, ओ बी आपका बेटा ये है, किसके बराबर आएगा वो, x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप, ठीक है। माइनस किससे करोगे, x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। जब आप इसको फाइनल लिखोगे ना, आप लिख सकते हो ए बी इज इक्वल टू, क्या लिखोगे आप बेटा, x2 माइनस x1 आई कैप, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस लिखोगे z2 माइनस z1 के कैप। अब यहां पे मसला हो सकता है, सर अगर हमको ए बी नहीं बी ए निकालना होगा तो फिर बी ए किसके बराबर होगा, खुद से बताओ। अब उल्टा होगा, ये बनेगा x1 माइनस x2 आई कैप, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 माइनस y2 के कैप, y1 माइनस y2 जे कैप, ठीक है, प्लस z1 माइनस z2 के कैप। सिंपल। अब यहां पे मसला एक और बन गया, सर आपने बोला ये पोजीशन वेक्टर हम कंपोनेंट फॉर्म में जब लिखते हैं ऐसे, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। मान लेते हैं हमारे पास पॉइंट पी है, ठीक है, ये ओपी है, ओपी वेक्टर हमारे पास ये है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे एक्स वाई एंड जेड। ओके, लेट सपोज इस ओपी वेक्टर को मैं आर वेक्टर से डिनोट करूंगा। तो अगर आपको बेटा लिखना होगा ये आर वेक्टर किसके बराबर आएगा, ये एक्स आई कैप है प्लस वाई जे कैप है, ठीक है, प्लस जेड के कैप है। आप पूछ सकते हो सर इसकी जो मैग्नीट्यूड है ना वो किसके बराबर आता है, आपको लिखना है जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऐसे लिखा जाता है, इट्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ इसका एक्स कंपोनेंट क्या है, एक्स स्क्वायर करो, वाई कंपोनेंट क्या है उसका स्क्वायर करो, प्लस जेड कंपोनेंट क्या है उसका स्क्वायर करो, ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखा लेता हूं। लेट सपोज हमारे पास एक वेक्टर है, लेट सपोज ए वेक्टर, इसका ये बराबर है आपके पास, लेट सपोज 3 आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। आपको निकालना होगा लेट सपोज इसका मैग्नीट्यूड, कैसे निकालोगे, अंडर रूट करोगे 3 स्क्वायर प्लस ये एक्चुअली माइनस 4 का स्क्वायर आएगा प्लस लास्ट में आएगा 1 का स्क्वायर। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा ये बनेगा 9 प्लस 4 स्क्वायर इज 16 प्लस 1, सो ये बनेगा आपके पास अंडर रूट ऑफ 26। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो अब आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, अगर आपके पास होगा लेट सपोज बी वेक्टर होगा आपके पास 4 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 3 के कैप, ठीक है, इसका मुझे आप आंसर बताइए, इसका आंसर क्या आ जाएगा। अब हमारे पास ये सारा कंपोनेंट वंपोनेंट सारा खत्म हो गया। अब हमारे पास क्या टॉपिक बचता है, उसको बोलते हैं सबसे पहला, उसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है। सो सबसे पहला क्या है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो चलिए देख लेते हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स क्या होता है। देखो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के दो तरीके हैं। अगर हमारे पास दो वेक्टर्स है उसको मल्टीप्लाई करने के दो तरीके हैं। एक तरीका है, इसको दूसरा नाम कहा जाता है डॉट प्रोडक्ट भी, इसको दूसरा नाम कहा जाता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, टू वेक्टर्स एक्चुअली, ठीक है, ऑफ टू वेक्टर्स लिखेंगे। तो सर क्या है, लेट सपोज हमारे पास ए वेक्टर है, लेट सपोज हमारे पास बी वेक्टर है, मैं बोल रहा हूं इसका स्केलर प्रोडक्ट निकालो। सबसे पहले मैं बताऊंगा इसका डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट होता है कुछ ए डॉट बी, पता है ये किसके बराबर होता है, डॉट प्रोडक्ट जो होता है बेटा इट्स इक्वल टू, लेट सपोज हमारे पास ये आपके पास ए वेक्टर है, लेट सपोज ये आपके पास बी वेक्टर है, ठीक है, लेट सपोज इनमें जो एंगल बनता है लेट सपोज दैट इज थीटा, इनमें जो एंगल बनता है वो थीटा है। सो ये बोलता है डॉट प्रोडक्ट ये बराबर है
मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाई व्हाट इज द कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई व्हाट इज द कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। अब इसको क्यों बोलते हैं, देखो डॉट प्रोडक्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको दिखाते हैं डॉट से। दूसरा स्केलर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो आपके पास ए डॉट बी होता है, हो सकता है ये क्वेश्चन आ जाए, ए डॉट बी इज अ स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, बोथ और नन ऑफ दीज, ये होती है हमारे पास स्केलर क्वांटिटी, इसीलिए इसको बोला जाता है स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। तो अब अगर आप मैं एग्जांपल के तौर पे लेट सपोज एग्जांपल लेता हूं, हमारे पास मॉड ऑफ ए जो है लेट सपोज ये बराबर है 4 के, और मॉड ऑफ बी लेट सपोज बराबर है 3 के, और जो इनके बीच में एंगल है ना बेटा लेट सपोज वो बराबर है 45 के। आपको बताना है बेटा व्हाट इज ए डॉट बी, कर सकते हो। ए डॉट बी किसके बराबर आएगा, सिंपली आ जाएगा 4 इंटू 3 कॉस ऑफ थीटा, दैट मीन्स सॉरी यहाँ पे थीटा देकर है, ये खाली थीटा 45 के है, तो कॉस ऑफ 45, तो ये बनेगा 12, कॉस 45 होता है 1/√2, तो इसका आंसर आ जाएगा 12/√2। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा 12/√2। अब ये तो हो गया यहां पर ऐसा। अब देखो आगे इसके केसेस कुछ बन लेते हैं। ठीक है, देख लेते हैं वो केसेस। सबसे पहले मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, हमारे पास ए डॉट बी होता है बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस ऑफ थीटा, और अगर मैं यहां से कॉस थीटा निकालने की कोशिश करूंगा वो आएगा ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी, तो ये कॉस थीटा की फॉर्मूला आपके पास निकल जाएगी। अब हम इसके कुछ केसेस पढ़ लेते हैं। देखिए बेटा, अगर आपके पास ए डॉट बी लेट सपोज ये 0 आया, ठीक है, केस नंबर 1, ये ना नोट्स में लिखो, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स में लिख लो। सो ए डॉट बी अगर 0 आया, ये कब 0 आ सकता है, दिस विल बी 0 इफ एंड ओनली इफ, ये कब 0 आएगा, अब दो ही चांसेस है कब 0 आ जाएगा ये, अगर आपके पास दो वेक्टर लेकिन ये दोनों नॉन जीरो है। देखो इसके दो चांसेस है, दो चांसेस है इसके 0 आने के। इफ अगर आपके पास ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 होगा तो ये 0 बनेगा, या क्यों, क्योंकि ए डॉट बी जो होता है ना वो होता है बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, अगर इनमें से कोई एक 0 होगा तो ये सारा 0 ही बनेगा, और या तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी होना चाहिए 0 के बराबर। ठीक है, या एक और चीज, या कॉस ऑफ थीटा होना चाहिए 0, तीन ही तो कंडीशन है ना। तो कॉस थीटा कब बनेगा 0, कॉस का वैल्यू कब आता है 0, जब थीटा होता है 90 डिग्री। इसका मतलब होता है अगर आपके पास दो नॉन जीरो, सो इफ यू हैव टू नॉन जीरो वेक्टर्स, नॉन जीरो क्या होता है, जो आपके पास जिनका मैग्नीट्यूड 0 के बराबर नहीं होगा, नॉन जीरो वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये कब होंगे परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जब इनका डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर होगा, दैट मींस ए डॉट बी होगा 0 के बराबर। क्यों, क्योंकि तभी तो इसका एंगल 90 बनेगा, तभी तो ये परपेंडिकुलर होगा। तो दो नॉन जीरो वेक्टर्स तभी आपस में परपेंडिकुलर होंगे जब वो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0 के बराबर। अब आते हैं एक और चीज के उसके बाद। अच्छा, अब हमारे पास अगर लेट अस सपोज थीटा 0 होगा, ठीक है। अब दूसरा केस है, इफ थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है, अगर हमारे पास ये ए वेक्टर है, बी वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में होगा, बिल्कुल इसी डायरेक्शन में होगा, ठीक है, जिस डायरेक्शन में, तभी तो 0 होगा एंगल। ठीक है, 0 डिग्री एंगल तब होता है जब सेम डायरेक्शन में हो, सेम डायरेक्शन में पैरेलल हो। ठीक है, तो इसका मतलब ये पैरेलल वेक्टर्स होंगे। ठीक है, तो क्या इसका मतलब क्या आ जाएगा, ये पैरेलल जो वेक्टर्स होंगे, वेक्टर्स विल बी पैरेलल, वेक्टर्स आर पैरेलल इन दिस केस। और तब किसके बराबर आ जाएगा, ए डॉट बी, वो आ जाएगा बराबर आपका मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ थीटा, थीटा इज 0, कॉस 0 आता है 1 के बराबर, तो इसको मैं लिख सकता हूं मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। सो आपको कोई कह सकता है व्हाट इज द कंडीशन फॉर द परपेंडिकुलरिटी, वो हमने पीछे पढ़ा, परपेंडिकुलर दो वेक्टर्स तभी परपेंडिकुलर होंगे जब उनका डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर होगा, और दो वेक्टर्स तभी पैरेलल होंगे जब उनका डॉट प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड्स के प्रोडक्ट के बराबर होगा। अब उसके बाद आते हैं थर्ड वाला, अगर आपके पास थीटा होगा पाई के बराबर या 180 कह दो,
तो तब आपके पास पता है कैसे होगी डायग्राम, अगर ये हमारे पास ए वेक्टर होगा और ये हमारे पास बी वेक्टर होगा, ये एंटी पैरेलल होंगे, पैरेलल में होंगे लेकिन डायरेक्शंस अपोजिट होंगी, तो अब आपके पास क्या होगा, ए डॉट बी आ जाएगा बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस ऑफ 180, और कॉस ऑफ 180 -1 के बराबर आता है, तो ये बनेगा माइनस ऑफ मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। ठीक है, दिस इज योर ए डॉट बी। तो इसका मतलब एंटी पैरेलल होने के लिए खाली आपको माइनस साइन आनी चाहिए। अब इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट फोर्थ इंपॉर्टेंट रिजल्ट। अगर आप बेटा आई कैप को डॉट करोगे आई कैप से, आई कैप को डॉट करोगे आई कैप से, वो क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप। मैंने आपको बोला आई कैप क्या है, यूनिट वेक्टर, तो वो आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप इंटू व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम। देखो ये अगर एक्स एक्सिस है, आई कैप भी इसी डायरेक्शन में, आई कैप भी, वो आएगा cos ऑफ जीरो, cos ऑफ जीरो इज 1, तो ये आएगा एक्चुअली आई स्क्वायर, आई मॉड ऑफ आई है 1, मॉड ऑफ आई है 1, तो ये आएगा 1, तो आई डॉट आई जो होता है ये आता है 1। इसी तरह अगर मैं लिखूंगा जे डॉट जे, ये भी आता है 1 के बराबर। इसी तरह अगर मैं लिखूंगा के कैप डॉट के कैप, वो भी आएगा 1। मगर अगर मैं लूंगा जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, जैसे मिसाल आई डॉट जे निकालते हैं, देखिए आई आई का आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ आई मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ जे, डॉट प्रोडक्ट निकालना है ना, कॉस ऑफ व्हाट इज द एंगल बिटवीन आई एंड जे, ये आपकी एक्स एक्सिस है या आपकी वाई एक्सिस है। ठीक है, तो ये आपका आई हो गया इस डायरेक्शन में और ये आपकी जे हो गया इस डायरेक्शन में, एंगल क्या है 90, तो यहां पे लिखोगे cos 90, cos 90 जीरो बनेगा, इसका मतलब आई डॉट जे जो होता है वो बनता है जीरो। इसी तरह आपके पास जे डॉट के वो भी बनेगा जीरो, इसी तरह आपके पास के डॉट आई वो भी बनता है आपके पास जीरो। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जे डॉट आई, पहले अगर जे लिखोगे तो उसके बाद आई लिखोगे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और इसको भी के डॉट जे वो भी जीरो के बराबर आएगा, और आई डॉट के ये भी किसके बराबर आएगा, जीरो के बराबर आ जाएगा। अब एक और चीज मैं दिखाऊंगा आपको, अगर आपके पास कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स पे वापस आ जाते हैं, हम किस पे वापस आ जाते हैं, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स इन 3D। ठीक है, अगर आपको दो वेक्टर्स देकर होंगे, मिसाल के तौर पर हमारे पास ए वेक्टर है बेटा, लेट सपोज दिस इज माय x1 आई कैप प्लस लेट सपोज x2 सॉरी y, ये हमारे पास y1 जे कैप है प्लस z1 के कैप है। ठीक है, और हमारे पास बी वेक्टर है, लेट सपोज x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप। ठीक है, अगर आपको इन दोनों को ऐड करना होगा तो वो कैसे ऐड होते हैं, सिंपल, ये एक दूसरे से सीधे ऐड होते हैं। कैसे, x1 प्लस x2 आई कैप, सीधे जो लाइक कंपोनेंट्स है ना, ये और ये ऐड होते हैं, प्लस y1 प्लस y2 जे कैप। ठीक है, फिर प्लस z1 प्लस z2 के कैप, ये हो गया कंपोनेंट्स में हम ऐड कैसे करते हैं वेक्टर्स को। अगर होता आपको a वेक्टर माइनस b वेक्टर, ठीक है, तो उसको क्या लिखते हैं हम, x1 माइनस x2 आई कैप प्लस y1 माइनस y2 जे कैप। ठीक है, प्लस z1 माइनस z2 के कैप। अब अगर होता बेटा आपके पास a डॉट b होता, कंपोनेंट फॉर्म में देकर है, आपको पता है क्या काम करना है, इसको करोगे आप x1 x2 लाइक कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करोगे, x1 x2 फिर क्या आएगा y1 y2 फिर क्या आ जाएगा z1 z2, तो ये आपके पास डॉट प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम, अब हमारे पास आ जाएगा व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस। ठीक है, व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डॉट प्रोडक्ट, जो भी हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं उसका ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के हिसाब से। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट अगर दो वेक्टर्स का होता है उसका ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक वेक्टर है, मिसाल ये वेक्टर ए है, ठीक है, ये वेक्टर ए है, मान लेते हैं बेटा ये वेक्टर बी है। ठीक है, अगर मैं देखूंगा इस बी की ए पर कितनी प्रोजेक्शन आ रही है, मिसाल के तौर पर ये ऐसे में देखूंगा, हम क्या काम करते हैं, इस टिप से मुझे देखना है व्हाट इज द प्रोजेक्शन ऑफ, ठीक है, व्हाट इज द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए। ठीक है, वो कैसे आप निकालोगे, आप वेक्टर बी के टिप से जो ये हेड है वहां से आप एक 90 डिग्री लाइन डालोगे,
फिर ये जो ये वाला होगा यहां से ये ओ ए ये जो पॉइंट आएगा, ठीक है, लेट सपोज ये आपके पास बना, ये अगर बी है, ये अगर ए है, मान लेते हैं ये ओ सी है, ये जो ओ सी बन गया आपके पास बेटा, ठीक है, ये कौन सा ओ सी, यही आपके पास क्या है, ये आपके पास बन जाएगा प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए. सो दिस ओ सी, this represents the projection of A, this represents the projection of B. B का कितना प्रोजेक्शन A पर आ रहा है, ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ B वेक्टर ऑन A वेक्टर. और इसको कैसे हम लिखते हैं, इसको लिखते हैं हम, जो प्रोजेक्शन ऑफ B ऑन A है, दिस विल बी रिटन एज, अगर हम इसको देखेंगे, दिस विल बी रिटन एज, कैसे इसको लिख सकते हैं, दिस इज एक्चुअली हमारे पास आ जाएगा ये B का मैग्नीट्यूड, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई कॉस ऑफ थीटा, ठीक है, ये हो गया प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए. अगर मैं ए की पोजीशन देखूंगा, यानी ऐसे आप देखेंगे, ये जो आपके पास अब ओडी होगा, दिस विल बी द प्रोजेक्शन ऑफ, दिस ओडी विल बी द प्रोजेक्शन ऑफ, अब उल्टा हो जाएगा, दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, और ये किसके बराबर होगा, मॉड ऑफ ए कॉस ऑफ थीटा. तो इसका मतलब अगर आपको ए की प्रोजेक्शन बी पर निकालनी है, आप क्या करोगे, मॉड ऑफ ए कॉस थीटा, और अगर आपको बी की प्रोजेक्शन ए पर निकालनी है तो क्या करोगे, बी कॉस थीटा. तो ये प्रोजेक्शंस हमारे पास आ गई, ठीक है, कैसे, ए डॉट सॉरी प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी जो होता है दैट्स इक्वल टू ए कॉस थीटा, ठीक है, और जो हमारे पास होता है इसको क्या बोलते हैं, बी ऑन ए, उस वो होता है बराबर बी कॉस थीटा. अब इसको मैं और थोड़ा अब थोड़ा और इसको देख लेते हैं. देखिए मैंने आपको बोला जो प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए है, इसको और थोड़ा एक्सपेंड करते हैं. क्या मैंने बोला, ये किसके बराबर है, बी ऑन ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा. तो इसको मैं लिख सकता हूं ऐसे, मॉड ऑफ बी कॉस थीटा. मैंने आपको पीछे बोला कॉस थीटा जो होता है बेटा वो किसके बराबर होता है, अगर आप देखेंगे वो होता है बराबर ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, ठीक है. कभी कभार ये फॉर्मूला भी यूज हम करते हैं, ये किसके बराबर आएगा, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए. सिमिलरली जो हमारे पास प्रोजेक्शन, इस पे क्वेश्चंस आपको मैं बहुत सारे करवाऊंगा, मगर आप कॉन्सेप्ट्स यहां से गेन कर लो. तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी जो आ जाएगा दैट विल बी सिमिलरली इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी. तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास प्रोजेक्शन है. तो इसकी जो ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस है, अगर आपको कोई पूछेगा तो ये आपको क्या देता है, प्रोजेक्शन देता है. अब आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट, या इसको स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट. ये पीडीएफ अगर किसी को चाहिए वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आ सकते हैं. उनका, मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है ER मोमिन मजीद. वहां पे मैं सारा मटेरियल आपको प्रोवाइड कर देता हूं, जितने भी नोट्स वोट्स होते हैं, अपने नोट्स मेरे, तो वो आपको वहां पे मिल जाएंगे. तो सबसे पहला प्रॉपर्टी जो है उसको बोलते हैं कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव लॉ. सर क्या होता है कम्यूटेटिव लॉ, अगर आपके पास दो वेक्टर है, लेट्स सपोज ए वेक्टर और बी वेक्टर, आपको इसका डॉट निकालना है, चाहे आप पहले ए को डॉट करो बी से या बी को डॉट करो ए से, दोनों की दोनों सेम ही चीज है, ठीक है. दूसरा होता है एसोसिएटिव लॉ. एसोसिएटिव लॉ क्या बोलता है, अगर आपके पास तीन वेक्टर्स को करना है आपका, लेट्स सपोज ऐसे, ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया, सॉरी एक आता है कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ इसमें नहीं होता है, ठीक है. तो दूसरा होता है हमारे पास, उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिविटी, इसको बोलते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिविटी, ठीक है, ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ओवर एडिशन, ओवर एडिशन. क्या मतलब, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, देखिए क्या है, इसके दो पार्ट्स है. पार्ट नंबर 1, अगर आपके पास ए वेक्टर को डॉट करना है बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, पता है क्या बोलता है, फिर ये आ जाएगा ए डॉट बी प्लस आ जाएगा ए डॉट सी. इसका सेकंड पार्ट, अगर आपके पास बी प्लस सी पहले अब होगा, ठीक है, बाद में होगा वेक्टर ए, तब ये किसके बराबर आएगा, तब भी आएगा इसी के बराबर, बी डॉट ए प्लस सी डॉट ए. इसको क्या बोलते हैं,
डॉट प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना। अब देखिए डॉट प्रोडक्ट को हमने यहां पे डिस्ट्रीब्यूट किया ए और बी, बी और सी में। ए का जो डॉट प्रोडक्ट है उसको हमने एडिशन पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। अब एक और प्रॉपर्टी है इसकी, प्रॉपर्टी नंबर 3। अगर हमारे पास लैम्डा एक स्केलर क्वांटिटी है, इफ लैम्डा इज ओवर स्केलर क्वांटिटी, और ए और बी हमारे पास ए वेक्टर और बी वेक्टर एनी टू वेक्टर्स है, आर एनी टू वेक्टर्स तो फिर क्या बोलता है, देन प्रॉपर्टी नंबर 3 सेज दैट अगर आप लेमडा इंटू ए वेक्टर को डॉट करोगे बी वेक्टर के साथ, ठीक है, तो वो आपका आ जाएगा लेमडा अलग ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, या वो आ जाएगा लेमडा इंटू बी वेक्टर, ठीक है, को आप डॉट कीजिए ए वेक्टर के साथ, ये तीनों के तीनों बराबर आ जाएंगे, ठीक है। एक और चीज आपके पास आती है, अगर आपको मैंने अभी बोला ये जो आपके पास बेटा कॉस थीटा होता है, ये किसके बराबर होता है, मैंने आपको अभी बोला ये होता है बराबर, ये फोर्थ है, ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। मान लेते हैं अगर आपके पास ए जो है, एक ए वेक्टर है बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है, ठीक है, ये मान लिया हमने, ठीक है। इसी तरह अगर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो थोड़ा इसको मैं इजी कर लेता हूं आपके लिए। मान लेते जो ए वेक्टर है, लेट सपोज ये बराबर है a1 आई कैप प्लस लेट सपोज b1 जे कैप प्लस c1 के कैप। इसी तरह आपका जो बी वेक्टर है ये आ जाएगा बराबर लेट सपोज a2 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस c2 के कैप। फिर मुझे बताइए कॉस थीटा की फॉर्मूला दूसरी क्या बन सकती है, ए इन दोनों का डॉट वो कैसे आएगा, अभी मैंने सिखाया a1 a2 लाइक कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई, तो b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइडेड बाई क्या करना है, a का मैग्नीट्यूड वो किसके बराबर आएगा, अंडर रूट ऑफ a1 का स्क्वायर। इससे पहले मैंने इस लेक्चर में पढ़ाया कैसे आप कंपोनेंट, अगर वेक्टर का कंपोनेंट दिया होगा उसको आप कैसे निकालोगे मैग्नीट्यूड, मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया। तो मल्टीप्लाई में क्या करना है, इसको मैग्नीट्यूड ऑफ b वो आएगा a2 स्क्वायर प्लस ओके क्या आ जाएगा फिर b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। तो ये हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट खत्म हो गया, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास लास्ट जो टॉपिक है उसको बोलते हैं हम ज्योमेट्रिकल, सॉरी उसको बोलते हैं हम क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, या उसको बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। तो वो इंशाल्लाह अगले क्लास में मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचता है, खाली हमारे पास बेटा बचता है वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। उसको हम इस क्लास में नहीं, अगले क्लास में उसको मैं पूरी तरह से पढ़ाऊंगा, उसको बस 10 मिनट लग जाएंगे, ठीक है, क्योंकि अब लेक्चर भी अभी लॉन्ग हो गया। तो अगले क्लास में मैं उसको पढ़ाऊंगा जो हमारा वेक्टर प्रोडक्ट होगा। तो उसके बाद आपके जो एमसीक्यूज हो जाएंगे, जो भी क्वेश्चंस हो गए वो मैं सिखाऊंगा आपको अपनी चैनल पे। वो नाम, उसका नाम है ER मोमिन मजीद, आप लिख लीजिए ER मोमिन मजीद। अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप जाइए वहां पे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि वहां पे सारे क्वेश्चंस में वेक्टर्स के करवा रहा हूं। और दूसरी चीज, वहां पे आपको टेलीग्राम पे भी मैं सारा, अगर आपको ये PDF चाहिए आप टेलीग्राम पे, मेरे टेलीग्राम पे आ सकते हैं ER मोमिन मजीद, या आप यूट्यूब पे जाइए, वहां पे लिंक होती है मेरे वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में होती है, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगी। तो आप टेलीग्राम में भी आ सकते हैं, वहां पे आपको सारा मटेरियल में प्रोवाइड कर दूंगा। तो आपको जितना भी मैंने अभी तक पढ़ाया, वेक्टर्स के 2 लेक्चर्स मैंने दिए, मैंने खाली कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए आपको, कौन सा कॉन्सेप्ट क्या चीज बोलता है, क्या चीज नहीं बोलता है। मैंने वेक्टर के बारे में हर कोई इंफॉर्मेशन, जो भी चीज वेक्टर के बारे में है, मैंने आपको कोई भी चीज स्किप नहीं की। हाँ, अब एक चीज टॉपिक बचता है, उसको बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, सॉरी वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है। तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में होगा, वो कम ही वो 10 मिनट का क्लास होगा वो। उसके बाद हमारा वेक्टर्स टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद है आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ गया, लाइक आ गया, तो आप इसको लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि जो भी स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए, उनके लिए भी थोड़ा फायदा उनको भी पहुंच जाए। और आप शेयर भी कीजिए इस वीडियो को, और मेरी चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आपके लिए एक और न्यूज है, मैं जल्दी आपके लिए कंप्यूटर सेक्शन भी स्टार्ट कर रहा हूं, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स जल्दी ही हमें कंप्लीट होने वाला है। वो भी एक गुड न्यूज है हमारे लिए। स्टैटिस्टिक्स कुछ ही एक हफ्ते में आप समझ लीजिए कि वो सारा का सारा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।